मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बिजनौर से है, जहां पर कल होने वाले नगर निकाय मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। आपको बता दें कि बिजनौर में कल नगर निकाय के चुनाव का मतदान होना है। इसके लिए आज मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। 18 नगर निकाय सीटों पर 392 वार्ड पर 4 मई यानी कल को मतदान होना है। 8,47,249 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 257 मतदान केंद्रों व 1927 बूथों पर मतदान होगा। वहीं 119 अति संवेदनशील व 25 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री की पैनी नजर बनी रहेगी। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस समय यहां पार्टियां आ चुकी हैं, अपना सामग्री लेकर के वो रवाना हो रही हैं। उनके वाहनों की समुचित व्यवस्था हो गई, उनको सारी सामग्रियां मिल रही हैं और हमारा प्रयास होगा कि निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जाए, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं हो। सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं? सुरक्षा के आयोग के मानक के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगली खबर बलिया से है, जहां पर एक पीड़ित अपनी समस्या को लेकर ऊंट पर सवार होकर डीएम कार्यालय पहुंचा, जो क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां ऊंट पर सवार होकर पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर डीएम कार्यालय पर पहुंचा। वहीं डीएम कार्यालय पर संबंधित अधिकारियों को पत्र दिया। पीड़ित चूना राय ने बताया कि सिकंदरपुर सुनोली होते हुए गोरखपुर से नेपाल जाने वाली रोड बहादुरपुर चट्टी पर अंधा मोड़ हो चुका है, जिससे आए दिन तहसील दिवस पर कई बार शिकायत भी हो चुकी है। शिकायत के बाद भी अधिकारी पीड़ितों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। अधिकारी पीड़ितों की समस्या को जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। प्रतिदिन कोई न कोई सड़क हादसे होता रहता है। वहां कलेक्ट्रेट साहब ने कहा गया कि सड़क बना दीजिए, मानव सुरक्षा हो सके। पूर्व मंत्री नारद राय ने वहां चौमुखी विकास के लिए लाइट लगवाई थी, जो आज बंद हो चुकी है। वहाँ बहुत बड़ी सब्जी बाजार लगता है और रात भर चहल पहल रहती है। अगर वह लाइट बन जाती तो 2 से 3 किलोमीटर तक उजाला रहता है। तहसील दिवस पर भी इसकी कई बार शिकायत की गई है। तहसील से शिकायत पत्र खंड विकास अधिकारी को भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आज मैं ऊंट पर सवार होकर डीएम ऑफिस आया हूं और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। नवीन कुमार राय उर्फ चुना राय। क्या आने का मकसद है? मकसद यह बा कि कोई कुछ जैसे तहसील दिवस में भी पत्रावली दिया गई, जैसे कि रोड पर सिकंदरपुर से सोनौली गोरखपुर सिकंदरपुर होते हुए जो रोड नेपाल में जाती है पड़ोसी देश में, तो बहादुरपुर चट्टी पर अंधा मोड़ हो चुकल भी है। रोज़ एगो ना एगो एक्सीडेंट होते रहती है। तो यही कलेक्टर साहब से कहा कि वो या ठोकर बात 2-4 गो ठोकर बना दिया जाए ताकि मानव सुरक्षा होके। माननीय मंत्री जी नारद राय जी का एगो लाइट लागल रहे चौमुखी। वो लाइट कुछ दिन चलल, एक बाद लाइट खराब हो गई, तब से वो लाइट ना चलल। ओजा बहुत बढ़िया सब्जी के बाजार लागल, ओजा आवागमन रात भर रहे। अगर वो लाइट बन जाओ तो 2 से 3 किलोमीटर में उजाला दी और ओजा मानव सुरक्षा भी हुई। यही खातिर कलेक्टर साहब के तीन तो आवेदन पत्र दिया गया। एक तो तहसील दिवस में दिया रहा है, तो तहसील दिवस जौन भी खंड विकास अधिकारी के लगौलस है थी जी में। ऊँट लाने का मतलब क्या है आपका? मकसद क्या है? डीएम कार्यालय पर ऊँट लेके आने का मकसद आपका क्या है? मेन मकसद बताइए। मेन मकसद ये है कि हम लोग अधिकारी महोदय के पास हम लोग आवेदन देते हैं अपनी आशा को लेकर के कि जिला अधिकारी महोदय हमारी नियमानुसार कार्य को करेंगे। तो वे आवेदन को ले लेते हैं, किसी को देना है किसी अधिकारी को तो लिख देते हैं दूसरे अधिकारी। बताइए खंड विकास अधिकारी इस रोड पर कोई कार्य कर सकता है? वो तो रिपोर्ट लगा दिया कि हमारे बस की नहीं है। तो इसलिए कि हम लोग यही ताकते रहते हैं ऊँट जैसे कि कब तक अधिकारी महोदय हमारे यहाँ में, कब तो कोई सरकार की प्रतिनिधि आवे हमारी बात को सुनने के लिए। हम लोग इसी तरह से ऊँट जैसे ताकते रहते हैं अधिकारियों की आगमन। कोई भी पूछने तक नहीं है कि आवेदन लेकर के देना है उनको, तो दे देते हैं उनको। जबकि इसमें वो ठोकर के लिए कि ठोकर बनवाने के लिए और लाइट बनवाने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां पर पहली बारिश से नई सड़क के 2 से 3 फीट अंदर धंसने से भ्रष्टाचार और कमीशन अधिकारियों की पोल खुल गई है।
वैसे तो आए दिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के कामों की पोल खुलती रहती है। आपको बता दें कि पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 73 सरफाबाद का है, जहां 2 महीने पहले सड़क खोदकर पानी की पाइपलाइन डाली गई थी और इसके ऊपर रोड बनाकर बराबर कर दिया गया था, मगर 2 घंटे की बारिश ने उस पूरे काम की पोल खोल दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी रोड उखड़ने लगी है और 2 से 3 फुट अंदर धंसने लगी है। इसी को कहते हैं भ्रष्टाचार और कमीशन। खेल अधिकारी और ठेकेदार मिलकर घटिया सामग्री इस्तेमाल करके मुनाफा कमाते हैं और सारी फाइल पास हो जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से, जहां पर क्षेत्रीय उपाध्याय सरदार पतविंदर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ लोगों के घर घर जाकर मतदान की पर्ची वितरित करते हुए लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्रीय उपाध्याय सरदार पतविंदर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मतदान पर्ची घर घर वितरित करते हुए कहा कि चुनाव भारतीय लोकतंत्र का असाधारण उत्सव है। भारी मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मतदान के गर्व से ही सरकार का जन्म होता है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि मतदान के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी जरूर करनी है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। वहीं आभा देवी ने बार्ड को अपील करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान अवश्य करना है। मतदान करने के लिए अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। सभी जागरूक नागरिक बने और अपना वोट अवश्य डालें। अपने वोट की ताकत को पहचाने। मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। रेणु पांडे ने कहा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान करना सबका अधिकार व कर्तव्य है। मतदान करना ही भारतीय नागरिक होने का सही प्रमाण भी है। आम जनमानस ही देश का भाग्य विधाता है। जागिए और जगाइए, मतदान प्रतिशत बढ़ाइए। वहीं प्रणेश विश्वकर्मा ने कहा कि शुरुआत अपने और अपने परिवार से ही करनी होगी। शुरुआत खुद बूथ पर जाएं, दूसरों को भी करें प्रेरित। 95% से अधिक मतदान कर रिकॉर्ड बनाने के लिए सबको एकजुट कोशिश करनी होगी। जन जागरूकता व घर घर पर्ची वितरित अभियान में हरमनजीत सिंह, दिलजीत कौर, संजय, मनोज भारतीय, सुभाष चंद्र, आभा देवी, रेणु पांडे, प्रणेश विश्वकर्मा, सरदार पतविंदर सिंह सहित तमाम देशभक्त मतदाता पर्ची घर घर देने मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने पुलिस लाइन सभागार में बैठक की है। इस दौरान प्रशासन के सभी अधिकारियों को मुख्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर फोर्स मजिस्ट्रेट और आगरा जिलाधिकारी की मीटिंग पुलिस लाइन सभागार में की गई। इस दौरान प्रशासन के सभी अधिकारियों को मुख्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के चुनाव को लेकर मंडी समिति में पदाधिकारियों का आना भी शुरू हो गया है, तो वहीं मंडी समिति के पास से रूट का भी डाइवर्जन कर दिया गया है। आने वाले वाहनों को दूसरी ओर से निकाला जा रहा है, जिससे कि वहां की व्यवस्था खराब ना हो। इसी के चलते आगरा जिलाधिकारी ने बताया कि कल आगरा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव कराया जाएगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टी मंडी समिति के लिए रवाना की जा रही हैं। आगरा जिलाधिकारी ने बताया कि जगह जगह पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जाएगी और अगर इसके अलावा कुछ लगता है तब ड्रोन कैमरे के द्वारा भी पोलिंग बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। आगरा कमिश्नरेट प्रीतिदर सिंह ने बताया कि आज पुलिस लाइन में फोर्स और मजिस्ट्राटों की मीटिंग की गई है। मीटिंग में विभिन्न पहलुओं पर पदाधिकारियों को जानकारी भी दी गई है। ये तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कितने लोगों को पाबंद किया गया, कितने लोगों को जिला बदर किया गया, और ब्रीफिंग में आज क्या कुछ दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को यहाँ पर दिए गए, अधिकारियों को दिए गए? देखिए, आज पुलिस लाइन में आज फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग थी। जो हमारे पुलिस अधिकारी थे उनकी ब्रीफिंग थी और फोर्स की और मजिस्ट्रेट्स की। हम और डीएम और एडिशनल सीपी साहब, हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और विभिन्न जो पहलू होते हैं, कैसे पार्टियाँ रवाना होगी, कहाँ से रवाना होगी, क्या उनकी सिक्योरिटी होगी और पोलिंग डे पे किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। और आज क्योंकि कैंपेनिंग का लास्ट दिन है, तो कैंपेनिंग अब इसके बाद डोर टू डोर होगी। कोई भी जो इस जनपद का वासी नहीं है उसको जनपद से बाहर करना है। और लेकिन जो नेशनल हाईवेज़ पे ट्रैफिक चलता है वो नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा, उसमें किसी को आने जाने पे प्रतिबंध नहीं है। इंटर स्टेट जो हमारे बैरियर्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है
और किसी तरह का अब वोटर्स को डोर टू डोर कैंपेनिंग में कोई डराया ना जाए, धमकाया ना जाए या किसी तरह का कोई प्रलोभन ना दिया जाए। इस तरह के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो पहलू हैं वो सभी को ब्रीफ किए गए और सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स अब निकलेंगे अपने अपने क्षेत्र में और इनका पालन करवाएंगे। पोलिंग पार्टीज़ हमारी जो सभी है वो जहां हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है मंडी समिति में, वहां से रवाना होंगी। कल पोलिंग पार्टीज़ का रवाना होने का सुबह का समय होगा, 10 से 11 पोलिंग पार्टीज़ रवाना होनी शुरू हो जाएंगी, पहले की जो लिखा पढ़ी उसको करने के बाद फोर्स के साथ। और शाम 5-6 बजे तक सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के रिपोर्ट करेंगे और हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट वो भी रिपोर्ट करेंगे इसके बारे में। और जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उस समय ट्रैफिक जो हमारा है मंडी समिति पे डाइवर्टेड रहेगा और पोलिंग पार्टीज़ का रवाना होना और जगह जगह जो हमारे अति संवेदनशील हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं उस पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई है, पीएसी भी लगी है उन सेंटर्स पे। 31 टोटल ऐसे हाइपर सेंसिटिव प्लस हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे वीडियोग्राफी भी हुई है, वीडियोग्राफर भी रहेगा, कुछ जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी रहेंगे और हमारी एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पे मौजूद रहेगी। इसमें पीएसी भी है और पैरामिलिट्री फोर्स भी भ्रमणशील रहेगी। हमारे टोटल 72 से ऊपर क्लस्टर मोबाइल्स हैं। हर थाना को एक एक्स्ट्रा मोबाइल दी गई है, 2 QRTs दी गई हैं इसी सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करने के लिए। और इसके अलावा जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ ड्रोन का भी प्रयोग किया जाएगा इस सारी संवेदनशीलता को मद्देनज़र रखते हुए। जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में फोर्स लगी है उसमें 3 कंपनी, 1 प्लाटून हमारी पीएसी है और 1 कंपनी आरएफ भी है जो लगातार एरिया डोमिनेशन भी कर रही है और उस पोलिंग डे वाले दिन सुनिश्चित करेंगे कि सब जगह पोलिंग प्रॉपर हो, फ्री और फेयर हो, बिना किसी विघ्न के हो। और इसके अलावा जब पोलिंग पार्टीज़ को वापस रवाना होना मंडी समिति तक वो भी प्रॉपर। देखिए, कल जनपद आगरा में नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव है और उसके दृष्टिगत आज पोलिंग पार्टीज यहाँ पर मंडी समिति से रवाना हो रही है। ऑलमोस्ट 90% जो पोलिंग पार्टीज हैं वो गठित होकर उन्होंने अपना सामान कलेक्ट कर लिया है और अब जल्दी ही रवानगी भी होने लग जाएगी या हो जाएगी कंप्लीट। आज जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इंश्योर करके कि सभी पोलिंग पार्टीज ने अपना सारा सामान कलेक्ट कर लिया है और सकुशल अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच गए हैं, ये सुनिश्चित कराएंगे। पोलिंग बूथ्स पर सारी व्यवस्थाएं प्रॉपरली हुई हुई हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे और कल मतदान शांतिपूर्वक हो, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और सभी टेक्निकल मानकों के अनुरूप भी इस चीज़ को भी सुनिश्चित करेंगे। जनपद में सुरक्षित रूप से और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने से के लिए जोन्स और सेक्टर्स में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है और वहाँ पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर संयुक्त रूप से भ्रमणशील रहकर ये सुनिश्चित करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। अति संवेदनशील प्लस जो हमारे केंद्र हैं वहाँ पर वीडियोग्राफर्स की व्यवस्था की गई है। विभिन्न हमारे पोलिंग केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर ड्रोन कैमरा का भी प्रयोग किया जाएगा। पीएसी भी हमारी विभिन्न अति संवेदनशील प्लस इत्यादि केंद्रों पर लगाई गई है। जो हमारे सेंसिटिव बूथ्स हैं या केंद्र हैं वहाँ पर एडिशनल फोर्स भी लगाई गई है। तो विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू कर ली गई हैं आज पोलिंग पार्टीज के रवाना होने के साथ और कल की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। हम पूरे आश्वस्त हैं कि जनपद आगरा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर होंगे। जी हाँ, सखी बूथ्स भी सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में बनाए गए हैं जहाँ पर सभी फीमेल पोलिंग कर्मी रहेंगे और इन सखी बूथ्स पे एक अलग प्रकार का एक अनुभव हमारे सभी जो मतदाता हैं उन सबको मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बलिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतीश चंद्र कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी से घोषित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नगर पालिका सहित 10 नगर पंचायतों के बीजेपी से घोषित प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल भारत सुरक्षित है, युवकों के स्वावलंबी विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। वहीं उन्होंने कहा कि 2017 के पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश राज्य के सशक्तिकरण राजनीति होती है। 2017 के पहले
जिन युवाओं के हाथों में तमंचे होते थे, आज उन्हें हाथों में टैबलेट पकड़ा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि एक बात कही जाती है कि बलिया में घर बा तो केव न बात के डरवा। बलिया के निर्भीकता और क्रांति की ओर जगाने वालों के बारे में लोगों की यह देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बलिया में 1942 में आज़ाद कर दिया, जब देश का लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में और चंद्रशेखर जी क्रांतिकारियों ने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। कारण आज हम सबको एक समान वोट देने का अधिकार प्राप्त है। आज बलिया बल्कि अपनी कीमत वसूली करेगा। वहीं मन से उन्होंने कहा कि भारत के लोग यह मानते हैं कि भारत दुनिया के देश में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया इस बात को मानती है कि दुनिया में कोई संकट होगा तो प्रधानमंत्री मोदी संकट मोचन के रूप में मार्गदर्शन करेंगे। एक बात कही जाती है कि बलिया में घर कौने बातें कर डर, यानी ये बलिया की निर्भीकता और क्रांति की ओर जगाने वाला एक मंतव्य, एक धारणा बलिया के बारे में लोगों की है। और यही कारण है कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बलिया ने 1942 में ही अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। जब देश को दूसरी आजाद, जब देश का लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, तब सदैव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, सदैव चंद्रशेखर जी जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा जीवन लगा दिया। और लोकतंत्र के कारण आज हम सबको एक समान वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भाइयों बहनों, ऐसा क्या नहीं है दुनिया में जो स्वतंत्र भारत के अंदर यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां के विकास को एक शरारत के तहत बाधित करने का प्रयास हुआ है। बलिया के लोगों को अपनी निर्भीकता, अपनी सरलता और अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन भाइयों बहनों, आज बलिया को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि बलिया अपनी कीमत वसूली करेगा। मैं ब्याज सही वसूली कर रहा है, और इसीलिए तो आपने देखा होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण में फर्जी बाड़ों के मामले सामने आते रहते हैं। एक और मामला सामने आया है जिसमें एक पीड़ित 4 साल से न्याय पाने के लिए प्राधिकरण के चक्कर काट रहा है। आपको बता दें कि राज सिंह फौजी, जो कि पूर्ण रूप से लक्सर गांव जिला गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, राज सिंह की जमीन ग्राम कासना खसरा में स्थित थी, जिसका मुआवजा प्राधिकरण में तैनात बड़े अधिकारी और पटवारी की मिलीभगत से फर्जी तरीके से कागजात बनाकर हिस्सा कर दूसरे को मुआवजा दिला दिया गया। पहला न्याय सलेमपुर के रहने वाले प्रकाश चंद दल्ले और दूसरा कृष्ण कुमारी ग्राम कासना को दे दिया गया, जबकि जिस जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दिया गया है वो जमीन राज सिंह फौजी और उनके दादा गणेश जो ग्राम के नाम थी, जिसकी शिकायत पीड़ित राज ने सीएम पोर्टल पर एडीएम से भी की। साथ ही प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलकर शिकायत पत्र देकर जांच करानी चाहिए, लेकिन आज तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कभी मिलना ही नहीं चाह रहे और ना ही मिलने दिया गया। राज सिंह फौजी के साथ धोखाधड़ी कर उनकी जमीन का मुआवजा किसी और को दे दिया गया। ये सारा भ्रष्टाचार का खेल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बैठे अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया, जिसका आधिकारिक जांच कराकर न्याय पाने और अपना मुआवजा पाने के लिए लगातार प्राधिकरण के अधिकारी और एडीएम, डीएम, एसडीएम से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलने से हर जगह रोका जाता है। उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि एसडीएम को शिकायत पत्र देने के बाद आदेश होने के बावजूद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। पीड़ित लगातार प्राधिकरण के चक्कर काट कर परेशान हो गया है। आपका क्या नाम है सर, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, और आपके साथ में क्या बीती है जो लगातार आप प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं? क्या मामला है पूरा आपका? मेरा नाम राज सिंह है, मेरे पिताजी का नाम लटूर सिंह है, मेरा ग्राम लुकसर है, और मेरे दादाजी जो हैं गणेश ही जगराम पुत्रगण साहब सिंह, वो विलेज लुकसर के हैं। हमारी 1081-82 रकबा नंबर जो है कासने के अंदर ज़मीन है। इसके चक्कर में हमने प्राधिकरण में काफ़ी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ तक हम डीएम साहब से भी मिल चुके हैं, एडीएम से भी मिल चुके हैं,
बाकी लोगों से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारी किसी भी आदमी ने कोई मदद नहीं करी है। तो अभी तक की जो एडीएम और डीएम साहब हैं, जो उनकी तरफ से अभी तक क्या आपको आश्वासन दिया गया? क्योंकि अब लगातार जो है, आप जिस तरीके आप बता रहे 4 साल से आप प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक क्या आपको न्याय नहीं मिला? आखिर क्या है पूरा प्रशासन की तरफ क्या कार्रवाई करी जाए, क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया गया सर, उसमें से 2 नामों को उन्होंने दे दिया, प्रकाश चंद एंड कृष्णा कुमारी को। बोला हमने 1/2 करके उन दोनों को हिस्सा दे दिया, और आपका कोई हिस्सा नहीं है, या हम उसकी जांच कराएंगे। जांच कहाँ चल रही है मुझे पता नहीं है। तो अगर ये देखा जाए कि जो मुआवजे की जो फाइल होगी वो किसके नाम से बनी हुई है, तो इसके बारे में प्राधिकरण के द्वारा क्या कहना है कि जो फाइल बनाई गई थी मुआवजे की, उनको कैसे दे दी गई? आगे इसमें क्या घोटाला करा गया, किसके द्वारा करा गया? क्या उनको आप लोग जानते हैं? उनको जिन लोगों ने मुआवजा उठाया उन लोगों को हम जानते हैं, लेकिन उनसे हम डायरेक्ट, हमारा कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि काम तो प्राधिकरण ने किया है ना। तो आप जिस तरीके से आपकी जो जमीन का मुआवजा किसी और को दे दिया गया है, तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? किसको आप आरोप मानते हैं कि किस तरीके से आपका मुआवजा किसी और को दे दिया गया? किसका इसमें हाथ है? ये तो प्राधिकरण ने दिया है सर। प्राधिकरण का जो एडीएम साहब है वो साइन नहीं करता है क्या? फिलहाल वो साइन नहीं करता। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी की इंतखाब लगी हुई है उसके अंदर। जब इंतखाब हमारी लग रही है तो उनने ये नहीं देखा और भाई इस आदमी का पता किया जाए, आखिर आदमी कौन है, इसका मुआवजा तो क्यों दे रहे हो इस आदमी को? अब आप प्राधिकरण से क्या चाहते हैं? प्राधिकरण से हमारा पैसा चाहिए हमको, वो भी विद इंटरेस्ट 2012 से, नहीं तो हमारी जमीन दे दो। प्राधिकरण के पास पैसे नहीं है। आप कब से प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं? कितने साल हो गए इस मामले को लेकर? सर हमें प्राधिकरण के चक्कर काटते हुए कम से कम 4 साल हो गए हैं। अभी आपको कोई भी न्याय नहीं मिला प्राधिकरण के द्वारा? नहीं, इसी नोटिस मिला है कि 1/2 उसको, 1/2 इसको। हमारा बटा कहाँ डाल दिया वो पता नहीं। क्या आपने इसकी शिकायत प्राधिकरण के अधिकारियों से करी कि जी इस मामले को लेकर जांच बैठाई जाए, किसको मुआवजा दिया गया, मेरा क्यों नहीं दिया, जबकि मेरा उसमें मेरे फाइल कंप्लीट है, मेरा नाम है लिस्ट में, आखिर आपको क्यों नहीं मिला मुआवजा? तो क्या आप इससे लेकर कभी प्राधिकरण के अधिकारियों से मिले? जी, प्राधिकरण के एडीएम साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ, और मैं डीएम साहब, सुभाष साहब जो पहले थे, उनसे 10 बार मिल चुका हूँ। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारा जो वो निष्कर्ष है वो एडीएम साहब ही निकालेंगे। एडीएम साहब से मैंने बताया, एडीएम साहब ने क्या किया, हमें नोटिस दे दिया 1/2 उसको, 1/2 उसको। तो 2-3 थर्ड पार्टी थी, उनको उन्होंने बोला मैंने नोटिस दिया, बुलाया है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।